अच्छा। जब 1 साल तक किसी नव विवाहित कपल को बच्चा नहीं होता है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अच्छा। उसके कई कारण होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, मेल्स में भी होते हैं। अच्छा। 60% फीमेल्स में होते हैं, 40% मेनली मेल्स में पाया जाता है। इसके कई कारण होते हैं। ये पहले के जमाने में सैनिटरी पैड्स तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे इन सब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस किया जाता था? देखिए, पहले के जमाने में हम कपड़ा, जो औरतें हैं वो कपड़ा यूज करती थी। अच्छा। अब क्या करते थे, वो कपड़ा जो यूज करते थे उसी को धो के फिर से पहनती जाती थी लेडीज, है ना। इससे तो हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत अफेक्ट करता था। अच्छा। बड़ी बहन उसको पहले से समझा के रखे कि तुम्हारा 12-13 साल की हो रही हो तुम्हें पीरियड्स आएंगे, इस टाइम तुम्हारा माहवारी शुरू हो सकती है, तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, वो सब उनको बताना चाहिए। अगर हम देखा जाए, प्यूबर्टी में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो कई लड़कियों को ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन 8-10 दिन पीरियड्स चले। अच्छा। और जल्दी जल्दी भी पीरियड्स आते हैं, 20 दिन में आ जा रहे हैं, कभी 15-20 दिन में आ जा रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया। तो उसमें हम यही सलाह देते हैं कि घबराओ नहीं, शुरू में 1-8 साल ऐसे दिक्कत आ सकती है, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर जैसे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूँ मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। और आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अंशिका अग्रवाल जी, जो कि पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए उनसे कुछ विशेष मुद्दों पर, विशेष विषयों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे शो पर टी टेबल टॉक पर। ये बताइए मैम, आज के दौर में हम देखते हैं ऐसे लड़कियों को डांसर बनना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को एक्टिंग पसंद है। आपको डॉक्टर बनने का शौक कब लगा? पहली बार कब लगा मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए? देखिए, क्या होता है, हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक तो पढ़ाई बायोलॉजी मुझे पसंद थी शुरू से। दूसरी बात, मेरे दादा दादी का सपना था कि मैं घर में एक डॉक्टर तो होनी चाहिए। घर में इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, मेरे दादाजी भी सीनियर एडवोकेट थे, मेरे पापा भी लॉयर हैं, फिर बिजनेस करा पापा ने। तो फिर लेकिन घर में कोई डॉक्टर नहीं था, तो एक बहुत मन था सबका कि घर में एक डॉक्टर तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने बायोलॉजी चूज करी, और मुझे बायोलॉजी अच्छा भी लगता था, राइटिंग अच्छी थी थोड़ी मेरी, ड्राइंग अच्छी थी यार, ड्राइंग अच्छी थी, राइटिंग अच्छी थी, तो सबने कहा ठीक है बायोलॉजी ले लो। और फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और आगे पीएमटी दिया, पीएमटी क्लियर हुआ। अच्छा। तो फिर आगे तो डॉक्टर कहाँ से हुई आपकी? लतीफ से या कहीं? नहीं, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। अच्छा। तो मेरा पूरा 12th झांसी तक है। फिर मैंने एमबीबीएस मणिपाल से करा है, और फिर मेरा पीजी है गायनी में, तो वो मैंने बघेटी से करा है। अच्छा अच्छा, काफी नाम सुनने को मिलता है। मैंने ग्वालियर तक आपका नाम सुना है गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर। चलिए, वैसे मैम ये बताइए कि आजकल देखा जाता है कि कुछ महिलाओं को जो डिलीवरी होती है, कुछ की नॉर्मल हो जाती है, जिनको बच्चे होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लेडीज को बच्चे नहीं होते हैं, तो क्या कारण रहता है कि उनको बच्चे ना होने का कारण? क्या कोई डिसीज के कारण होता है, या उनकी ऐसी कोई आदत या गलत चीज जो उन्होंने पास्ट में की हुई है उसके कारण ऐसा होता है? देखिए, क्या होता है, उस मेडिकल टर्म को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। जब 1 साल तक किसी नव विवाहित कपल को बच्चा नहीं होता है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके कई कारण होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, मेल्स में भी होते हैं। 60% फीमेल्स में होते हैं, 40% मेनली मेल्स में पाया जाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक तो मेन कारण होता है ट्यूबल डिजीज, जो नलों की बीमारी बोलते हैं, जिसको कई बार नलों में ब्लॉकेज होता है, उनको मेन कारण एक वही होता है। उसके बाद कोई यूट्राइन फैक्टर्स हो, कोई बीमारियां हो, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं लेडीज को, उसकी वजह से कई कारण होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। मेल्स का एक मेन कारण होता है कि सीमेन एनालिसिस कराते हैं, जहाँ स्पर्म काउंट कम होता है, एक वो कारण मेन होता है मेल्स में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम होती है, मेल्स भी कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के। तो ये इनफर्टिलिटी एक ऐसा विषय है जिसपे आजकल काफी चर्चा में है, और आईवीएफ से काफी जिनको बच्चा नहीं हो पा रहा है वो कंसीव कर पा रहे हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं, वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आजकल जिनको बच्चा नहीं हो पाता है उनको भी माँ बनने का सुख मिल जाता है। अच्छा, तो ये एमपी में, इंडिया में है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एडवांस स्टेज में, अब तो काफी सालों से आईवीएफ चल रहा है, टेस्ट ट्यूब चल रहा है। हाँ जी। जिनको बेबीज नहीं हुए तो क्या एज इफेक्ट भी पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल क्या है, ट्रेंड हो गया है लेट मैरिजेस का। आजकल सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, तो सब मोस्टली आफ्टर 30 सोचते कि हम पहले घूम फिर लें, पहले हम पढ़ाई कर लें, फिर हम बच्चा करेंगे, लेट शादी करते हैं। तो वो भी मेजर कारण तो होता ही है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो एक तो वो कारण हो गया। दूसरा कारण थोड़ी एडवांस लाइफस्टाइल, आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत कॉमन हैबिट हो गए हैं, दोनों मेल्स और फीमेल्स में।
वर्क प्रेशर इतना हो गया है कि लोग अब उस वाली लाइफस्टाइल की तरफ ज्यादा खींचे चले जाते हैं, तो वो भी एक मेजर कारण है। शौक के पीछे भागते हैं। शौक है या आदत बोल लीजिए, वो हाँ। खराब आदत है, उसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। तो जैसे ये एज इफेक्ट आपने कहा, तो आपके अकॉर्डिंग एज अ डॉक्टर एज कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें कोई प्रॉब्लम ना रहे और बेबी टाइम पर हो जाए? देखिए, मेन जो शादी की एज अगर इंडिया में देखा जाए तो गर्ल्स के लिए 18 इयर्स है ना। ऐसा नहीं है कि 18 तो शादी करा देना चाहिए, गर्ल्स को आगे आगे बढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। बट हम 18 टू 20 21 देखा जाए तो वो शादी की एज है। उसके बाद 1-2 साल आप रुक के फिर प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। 25 एक ऐसी एज होती है जो जहाँ पे फर्टिलिटी थोड़ी अच्छी होती है, हाँ। लेकिन अबव 30 थोड़ी सी फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जहाँ AMH लेवल कम हो जाता है और ओवरीज में अपने जो अंडे होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, काउंटिंग कम हो जाती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एज स्पेसिफिक है, लेकिन अगर 20 से 30 के बीच में कंसीव करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अगर हम देखें तो पहले के जमाने में मैम 12 से 16 की एज में शादियां हो जाती थी, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था क्या? नहीं, देखिए क्या है, अब एज कोई अगर गवर्नमेंट ने एज लिमिट बनाई है 18 से 21, तो वो कोई सोच समझ के ही बनाई होगी। पहले 12 साल की उम्र में तो लड़कियां खुद अभी छोटी होती है, उनको प्यूबर्टी भी नहीं आ पाती है, और ऐसे में उनकी शादी कर देते थे, तो एक बच्चा ऑलरेडी दूसरे बच्चे को कैसे संभाले, है ना। तो वो एज लिमिट तो खराब थी। 12 से 16 कोई एज लिमिट नहीं होती है। 16 पे तो लड़की पूरी मैच्योर हो पाती है, 18 तक हो पाती है। उसके बाद किसी और घर को संभालना, किसी हस्बैंड को संभालना या जिम्मेदारियां संभालना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो एक एज लिमिट सेट करी है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। 18 से 21 जो है, 18 गर्ल्स की, 21 बॉयज की है, तो वो कुछ सोच समझ के ही करिए कि उतने टाइम तक प्यूबर्टी अटेन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तब लड़कियों में मेच्योरिटी आ जाती है, तब हम शादी की उम्र है वो, उसके बाद अब प्रेगनेंसी की उम्र उसके बाद है। तो मैम अगर किसी बच्चा नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, हेल्दी बेबी नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो 1 साल तक तो हम ट्राई करते ही हैं कि कपल साथ में रहता है। अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली उनको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। आजकल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हो गए हैं काफी, हर शहर में आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मिलेंगे, तो वो कई आपकी जांचें कराते हैं, रीजन ढूंढ रहे हैं क्या कारण हो सकता है। इंडिया में एक बहुत बड़ा कारण है ट्यूबरकुलोसिस, बहुत कॉमन है, जो कि रूरल एरियाज में बहुत पाया जाता है, क्योंकि क्राउडेड फैमिलीज होती हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस TB जो हम बोलते हैं, हाँ, वो बहुत कॉमन है। उसकी वजह से कई बार जैसे मैंने आपको बताया ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, जो नलों में वो ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज, हस्बैंड या मेल पार्टनर्स में आप देखोगे कि ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट, ये भी एक कारण होता है। बाकी फैक्टर्स होते हैं जो हम जांचें कराते हैं, जैसे एक ट्यूबल टेस्ट होता है, HSG जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम पकड़ में आ जाता है कि कहीं ट्यूबल ब्लॉकेज तो नहीं है। दूसरी चीज, यूट्राइन फैक्टर तो नहीं है। कई बार यूट्रस में कोई कंजेनाइटल अनोमलीज होती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जो एक मैंने बताया था टॉर्च इन्फेक्शन, वो भी काफी कॉमन कारण होता है कि प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। लेकिन 10% लोगों में हमें अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज भी मिलते हैं कि कोई कॉज पकड़ में ही नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी लाइफ टाइम ही उन्हें बेबी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया आजकल एडवांसमेंट इतनी हो गई है। नहीं, अगर उस टेस्ट टू बेबी को अगर हटा दें तब भी ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी, अगर अंडर किसी पेशेंट में यूट्रस ही नहीं है तो वो कंसीव नहीं कर सकता है। बाकी IVF इतना एडवांस हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी तो लग ही जाएगी। काउंटिंग कम भी हो तो हाँ, वो तो फिर बाहर से हम, आजकल एग डोनेशन भी होने लगा है, आजकल स्पर्म डोनेशन भी होने लगा है, सब चीजें आजकल सब कुछ इतना एडवांसमेंट हो गई है कि सब चीजें मिलती हैं आजकल। तो आप कहीं से भी कहीं अच्छी जगह से करवा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हेल्दी रहने के लिए मोस्टली क्या खाना पीना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए, एक फीमेल को 15, जो नॉर्मल फीमेल होती है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसको 1500 से 2000 के बीच में कैलोरीज लगती हैं। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल देखी जाए तो 2000 से 2500, 3000 तक हमें कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो एक पौष्टिक खाना, एक अच्छी एनवायरनमेंट में रहना और व्यायाम करना। व्यायाम ऐसा नहीं कि हैवी एक्सरसाइज करो, डेली आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं अगर सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, वो भी काफी होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। उससे क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी में गैस की प्रॉब्लम होती है, कई लेडीज को एसिडिटी होती है, वो आपकी नहीं होगी। जैसे अगर आपने खाना खाने के बाद हाफ एन आवर वॉक कर लिया तो वो बहुत होता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। बाकी खाने पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, हरी सब्जियां, फल खाइए, फल से हमें काफी विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलता है।
आयरन मिलता है हमें हरी सब्जियों से, आयरन जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हम खाना खाते हैं वो आयरन का पूरा मात्रा नहीं दे पाती है, इसलिए हम दवाइयां भी देते हैं। आयरन इनटेक होता है जो प्रेगनेंसी में WHO रिकमेंड करती है आयरन लेना 100 डेज के लिए, वो बिल्कुल लेना चाहिए, जिससे हमारी जो आयरन की पूर्ति है वो पूरी हो जाए। बाकी स्वच्छ खाना, पानी अच्छे से साफ सुथरा पानी पीना, ये सब बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। बाहर का अवॉइड करना, जिससे जो गंदी बीमारियां होती हैं वो सब ना लगे मरीज को, तो वो सब हमें फॉलो करना चाहिए। 5-6 मंथ होते हैं जब प्रेगनेंसी को, तो उस टाइम पे दवाइयां शुरू हो जाती है एक लेडीज की, तो उस टाइम पे हमने देखा है कि पॉलिथीन भर भर के दवाइयां दी जाती है। क्या सच में एज अ डॉक्टर मतलब आपको लगता है कि इन चीजों की जरूरत होती है दवाइयों की? देखिए हम या कुछ दवाइयों 5-6 मंथ्स नहीं, हम तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मतलब पहले दूसरे मंथ से ही शुरू कर देते हैं। अच्छा। एक दवाई होती है जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं वो बच्चों में ना हो, इसलिए हम फोलिक एसिड देते हैं। ठीक है, जैसे किसी की पुरानी हिस्ट्री रही हो कि उसके बच्चे का सिर नहीं बना है या उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी है, वो कई बार क्या होता है फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। तो अगर सेकंड प्रेगनेंसी में वो शुरू से फॉलो अप करे तो हम फोलिक एसिड देते हैं, जिससे वो दिक्कत फिर से ना आए बच्चे में। दूसरी चीज मैंने जैसे आपको बताया, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के, वो सही मात्रा में मिलने चाहिए मरीज को, लेकिन कई बार वो हमारे खाने में पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हम दवाइयां देते हैं। एक आयरन की, एक कैल्शियम, एक प्रोटीन पाउडर देते हैं, जिससे वो पूर्ति हो पाए मरीज की, है ना। आयरन की टैबलेट इसलिए देते हैं हम, जो आयरन की कमी ना आए बॉडी में, अनीमिया ना हो, इसलिए हम देते हैं। कैल्शियम जो हम दूध पीते हैं वो भी पूर्ति नहीं कर पाता है, हमें कम से कम 100,000 ग्राम हम 1000 मिलीग्राम हम कैल्शियम प्रेगनेंसी में देते हैं रोज की एक दवाई। तो पन्नी भर भर की दवाइयां नहीं होती हैं, जो मेन दवाई होती है आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन, वो हम देते हैं। दूसरी चीज, कई बार देखा जाता है कि पेशेंट को कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से ठहरी है, उसके 3-4 अबॉर्शंस हो चुके हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तब हम थोड़ी एक्स्ट्रा दवाइयां चलाते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन हो गया या विटामिन हो गए, वो हम एक्स्ट्रा चलाते हैं। तब आप देखोगे मरीज पॉलिथीन पकड़ा है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं कि एक्स्ट्रा दवाइयां नहीं। आजकल मैंने जैसे कि मेरी भाभी का इलाज भी आप ही ने किया था, उससे पहले किसी और डॉक्टर का इलाज चल रहा था, मैं नाम नहीं दूंगा उनका, जगह की है। तो मैंने देखा था, मैं अपनी भाभी को दिखाने के लिए ले जाता था, तो हर महीने में 2 बार चेंज करते थे वो दवाई, 2 बार चेंज करते थे, और ये दवाइयां पॉलिथीन भर भर की सच में उन्होंने खाई है। देखिए आयरन की बात बोली, आयरन की टैबलेट, अब आप एक संग अगर 30 टैबलेट एक महीने की लेकर जाएंगे तो वो तो पॉलिथीन तो भरी जाएगी ना उसमें 30 टैबलेट्स में। ऐसी कैल्शियम की अगर 15 टैबलेट लेकर जाएंगे, रोज की एक खानी होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि रोज आप खरीदने जा रहे हो, है ना, तो एक संग आप 15-20 टैबलेट खरीद के ले जाएंगे तो उसमें पॉलिथीन तो भरी जाएगी। और एक अगर हम प्रोजेस्टेरॉन चलाते हैं, कभी मरीज को दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, तो कोई दर्द की दवा चलाते हैं। आजकल थोड़ी सी सहन शक्ति कम हो गई है मरीजों में, महिलाओं में हम देख रहे हैं, है ना, थोड़ा सा दर्द नहीं सहन होता है तो हम दवाइयां देते हैं दर्द के लिए भी। एसिडिटी जो होती है, पहले की औरतें सौंफ खा लेती थी या अजवाइन का पानी पी लेती थी, अब आजकल देसी नुस्खे, हाँ देसी नुस्खे अपनाते थे, लेकिन आजकल की औरतें नहीं करती हैं वैसा, इसलिए उनको दवाइयों का रहता है कि नहीं आप तो हमें दवाई लिख दो, हम दवाई पी लेंगे। तो एक अगर आप देखें तो एक एसिडिटी का सिरप होता है, एक भूख बढ़ने का सिरप होता है, तो ये सब इसलिए आपकी पॉलिथीन भर जाती है ना, तो एक्स्ट्रा कोई ऐसी दवाई नहीं होती है हर जो चीज की एक दवाई होती है, हर चीज की नहीं होती है। थोड़ा सा अगर पेशेंट थोड़ा अपने आप में कंट्रोल करे, जैसे अगर उल्टियां हो रही है तो थोड़ा अदरक लेके चूस लें तो उससे भी उल्टी रुक जाती है, लेकिन आजकल कोई अपनाता नहीं है, सब टैबलेट लेते हैं, तो इसलिए ऐसा होता है ना। तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा दवाई नहीं है, बस हाँ आयरन कैल्शियम बहुत जरूरी होती है प्रेगनेंसी में, जिससे उसकी पूर्ति हो सके। आपके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में 3rd to 9th मंथ कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए? देखिए WHO रिकमेंड करता है कि एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होता है, एक होता है लेवल 2 स्कैन जो हम 20 हफ्ते पे कराते हैं, एक होता है कलर डॉपलर स्कैन जो हम 32 हफ्ते पे कराते हैं। तो 3 से 4 अल्ट्रासाउंड मेन होते हैं। लेकिन अगर मरीज को कोई दिक्कत आती है बीच में, जैसे कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाना या मरीज की मुश्किल से प्रेगनेंसी ठहरी है, तो हम एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, लेकिन 3 मेन होते हैं अल्ट्रासाउंड, और अगर ज्यादा से ज्यादा 4 उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर कोई अफोर्ड ना कर सके, अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमारे पास यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल पेशेंट वहाँ आते हैं, रोज के हमारे काफी सारे 40-50 अल्ट्रासाउंड होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और वो भी हम ऐसा नहीं कि हर महीने करा रहे हैं, हर एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन, एक सेकंड ट्राइमेस्टर स्कैन, एक थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन, मैक्सिमम 3 स्कैन। पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ होता नहीं था। पहले के जमाने में देखें तो बच्चे मरते भी ज्यादा थे, औरतें भी ज्यादा मरती थी। जो हमारा अगर आप देखा जाए 1990 में और अब से 2020 में देखा जाए तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम से कम 50% गिरा है। पहले डेथ रेट था
53% जो भी मतलब उससे अभी 53% डिक्लाइन हुआ है। और अगर आप देखो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट जो फीमेल्स के मरने का रेशो है वो भी 35% डिक्रीज हुआ है 2 डिकेड्स में, 20 सालों में। आप देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50% गिरा है और फीमेल मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट 35% गिरा है। तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि क्योंकि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, पेशेंट होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, वो रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बाय चांस अगर बच्चे में पहले कोई नुक्स पकड़ में आ जाए हाँ तो डॉक्टर जान लियो उसे जान ले, हम पहले ही उसको अबॉर्ट करा दें, हम उसे पूरे 9 महीने क्यों खींचे। अगर वो चीज हमें 4-5 महीने में पकड़ में आ जाती है तो हम पहले अबॉर्शन करा सकते हैं ना उसका। कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जैक्टली, उसको मेंटल ट्रॉमा ना हो और वो फिजिकली भी ठीक रहे, है ना। क्योंकि शुरू में गलती पकड़ में आना या कोई नुक्स पकड़ में आना वो अच्छा ही है, एंड तक खींचने से अच्छा है। तो इसलिए हम शुरू में एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं क्योंकि कई चीजें हैं जो 20 हफ्ते में पकड़ में आ जाती हैं, तो इसलिए हम शुरू का अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि बाई चांस कोई नुक्स निकल आए। आजकल क्या है, लेट प्रेगनेंसीज होने लगी हैं तो नुक्स के दर भी बढ़ते चले हैं, कंजेनिटल एनोमलीज हम जिसको बोलते हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो पकड़ में आ जाए इसलिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और बाई चांस पकड़ में आ जाता है तो वो हम सिर्फ उसका अबॉर्शन करते हैं जिससे वो प्रेगनेंसी आगे तक ना बढ़ पाए और लेडी को आगे प्रॉब्लम ना हो पाए। प्रेगनेंसी में आजकल देखा जा रहा है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कम होती जा रही है, आपकी ऑपरेशन से बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए पहले क्या होता था, पहले मोस्टली होम डिलीवरी होती थी। हाँ। अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल डिलीवरी या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि लोग होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सब जानकार बन गए हैं, घर पे कोई डिलीवरी नहीं कराता। पहले होते थे 8-10 बच्चे, अब 1 या 2 बच्चे। तो सब चाहते कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे। पहले जो रेट था, मैंने आपको बताया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले जो था अब से 50% गिरावट हुई है। तो ये कारण यही है कि घर पे डिलीवरी ना होके हॉस्पिटल डिलीवरी हो रही है। एक तो दूसरी बात, पहले 10 बच्चे होते थे, अगर 1-2 खत्म भी हो जाए तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हो रहे हैं 1-2। अगर उसमें अगर कुछ हो जाए बच्चे को तो वो तो पेशेंट तो वैसे मेंटल ट्रॉमा में चली जाएगी। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो पहले बच्चे फंसते थे नॉर्मल डिलीवरी में, फंस के हम निकालते थे, तो वो आजकल हमारे पास एक टेक्निक आ गई है सिजेरियन सेक्शन, कि जो फंसे हुए जो बच्चे हैं वो हम सिजेरियन से निकाल रहे हैं जिससे मदर को बच्चा स्वस्थ मिल जाए। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट खुद ही बोलता है नहीं हमें तो ऑपरेशन ही कराना है, हम दर्द नहीं सहन कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है। पहले औरतें ज्यादा काम करती थी, घर के काम करती थी, आजकल वो कम हो गया है। आजकल सबके पास फैसिलिटीज हैं, सबके पास मेड्स हैं, तो प्रेग्नेंट भी नहीं हो तो भी काम नहीं करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि रास्ता नीचे का इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, तो हमें सिजेरियन का सेक्शन करना पड़ता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिजेरियन का रेट बढ़ गया है, सिजेरियन और उसका रेट वही है। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल नहीं कराते हैं। आप अभी भी देखो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नॉर्मल ज्यादा होती है, सिजेरियन कम होता है। लेकिन कई कारण ऐसे हैं जो पहले जब नॉर्मल होती थी अब लेकिन हम सिजेरियन करते हैं। जैसे कई बार पहले नॉर्मल बच्चा अगर लेटरिन कर देता है पेट में, ठीक है, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराते थे तो कई बार बच्चा सांस नहीं लेता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर बच्चा पेट में लेटरिन कर देता है तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं जिससे बच्चा हम तुरंत निकाल पाए और वो तुरंत रिससिटेट होकर बच्चे माँ को मिल जाए। तो एक ये कारण है कि हम इसलिए सिजेरियन इसलिए करते हैं कि जिससे माँ को स्वस्थ बच्चा मिलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर को लगता है कि पूरा ब्लेम हमारे ऊपर ना आ जाए, बच्चे को कुछ हो गया इस वजह से वो मतलब अपने ऊपर ब्लेम ना लेते हुए वो ऑपरेशन को ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अब पूरा कंसेंट हम एक मरीज का ही लेते हैं, हम उन्हें सारी चीजें बताते हैं। नॉर्मल से ये दिक्कत आ सकती है, सिजेरियन से ये दिक्कत आ सकती है, ये पूरा एक कंसेंट देता है मरीज। जब तक कंसेंट नहीं देता है तब तक हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। जब उनकी हामी होती है तभी हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं मरीज को। और आप देखोगे कि डेथ रेट बहुत कम हुआ है अगर हम नॉर्मल से सिजेरियन में कन्वर्ट करते हैं। कई चीजें ऐसी होती है नॉर्मल में नहीं हो पाती हैं, वो हम सिजेरियन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे डेथ रेट में काफी इंप्रूवमेंट आया है। हाँ, मतलब वो दर कम हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन की वजह से होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा बच्चा दे पाते हैं मरीज को। नॉर्मल में जो नहीं हो पा रहा है, नॉर्मल में टाइम लगता है, 10-12 घंटे लगते हैं। आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसलिए करना पड़ता है। वैसे अगर वैसे समझिए कि 6 मंथ चल रहा है, 7 मंथ चल रहा है, तो अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो उसके क्या लक्षण दिख सकते हैं माँ के ऊपर? देखिए कई बार हम बोलते हैं उसको IUGR बेबी बोलते हैं, जब पेट जैसे अगर उस हिसाब से पेट नहीं बढ़ रहा है मरीज का, ठीक है, अगर वो बोल रही है हमारा 7वां महीना चल रहा है और पेट से हमें 5वां महीना मिल रहा है, तो वो कारण होता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। हाँ, तो हम फिर वही अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उस पर IUGR के फैक्टर्स देखते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि मरीज
अंदर बच्चा नहीं पनप पा रहा है, वह उस हिसाब से उसको दवाइयां चलाते हैं, सारे विटामिन मिनरल सब देते हैं जिससे प्रेगनेंसी हेल्दी हो पाए, उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाते हैं मरीज का, जिससे हेल्दी प्रेगनेंसी हो पाए। आपके अनुसार ऐसी कौन सी सजेशंस हैं जो प्रेगनेंसी में माननी चाहिए लेडीज को? सजेशंस तो हम देते ही रहते हैं, वो लेडीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे हम कोई डॉक्टर्स को नहीं दिखा पा रहा है तो उसके मतलब देखिए आजकल हर एक जगह, भले वो रूरल जगह क्यों ना हो, वहाँ पीएचसी है, सीएचसी है, मुश्किल से हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, सीएचसी है, पीएचसी है, सब जगह है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है, सिस्टर्स भी हैं, वो भी आजकल पूरा चेकअप करती हैं, सब जगह एमओज मिलेंगे आपको, तो ऐसा कोई रीजन नहीं होता है कि मरीज ना जाके दिखा पाए, ठीक है। बस ये है थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और मरीज को थोड़ा सा जानकार होना चाहिए कि हमें दिखाना है, भले हर महीने नहीं, हर 2 महीने में दिखा लो, 9 महीने में आपको 3-4 बार दिखाने जाना है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। उसमें आपको सब आपकी जांचें होंगी, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें कोई भी दिक्कत हो वो तुरंत पकड़ में आ जाए। अगर जांच में हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, उस हिसाब से हम आयरन की टैबलेट बढ़ाते हैं, हम आयरन के और डोजेज वो देते हैं, जिससे बच्चा भी स्वस्थ रहे, माँ भी स्वस्थ रहे, जिससे डिलीवरी के टाइम पे मरीज को कोई दिक्कत ना है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे काफी खून बहता है, तो वो उससे कोई दिक्कत ना है, इसलिए हम मरीज को पहले से हम हीमोग्लोबिन की जांचें कराते रहते हैं, जिससे आगे कोई दिक्कत ना है। ये तो हुई डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी की बात। अब ये मेनोपॉज क्या होता है? देखिए मेनोपॉज एक लेडी की लाइफ साइकिल 12 मोस्टली 10 से 13 के बीच में उसको प्यूबर्टी आती है, वो उसका मेनार्के आता है जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो होता है 10 से 13 के बीच में। आजकल थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, अगर 8-9 साल में हो रहा है तो हम उसको प्रिकॉशंस प्यूबर्टी बोलते हैं। 10 से 13 के बीच में मोस्टली होता है, जो कि ऑलमोस्ट 30 साल तक 40 साल तक चलता है। 10 से 13 के बीच में किसी भी महीने शुरू हो सकता है और एंड होता है कम से कम 45 से 50 के बीच में। हमारे इंडियन गाइडलाइंस में है कि 45 से 50 के बीच में वो खत्म होता है, तो जब वो खत्म होता है हम उसको मेनोपॉज बोलते हैं, और जब वो स्टार्ट होता है तो हम उसको मीनार्के बोलते हैं। पीरियड्स के दौरान लड़की हो चाहे महिला हो, किस किस तरीके की परेशानियां उन्हें होती हैं, मेंटली, फिजिकली? देखिए पीरियड्स अब खुद में ही एक समस्या नहीं है, ठीक है। पीरियड्स देखिए सब महिलाओं को होते हैं, हर महीने होते हैं, और उनको पता भी होता है कि हमें पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। बस ये है कि जिस बच्ची का पीरियड शुरू होने वाला होता है, उसकी माँ या उसकी बड़ी बहन उसको पहले से समझा के रखे कि तुम्हारा 12-13 साल की हो रही हो, तुम्हें पीरियड्स आएंगे, इस टाइम तुम्हारा माहवारी शुरू हो सकती है, तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, वो सब उनको बताना चाहिए। अगर हम देखा जाए प्यूबर्टी में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया। जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो कई लड़कियों को ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन 8-10 दिन पीरियड्स चले और जल्दी जल्दी भी पीरियड्स आते हैं, 20 दिन में आ जा रहे हैं, कभी 15-20 दिन में आ जा रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया। तो उसमें हम यही सलाह देते हैं कि घबराओ नहीं, शुरू में 1-8 साल ऐसे दिक्कत आ सकती है, फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं, नहीं तो फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर जैसे जैसे एज एडवांस होती है, आजकल हम देख रहे हैं पीसीओडी एक बहुत कॉमन बीमारी है, बीमारी नहीं, ये भी एक नेचुरल चीज ही है, जहाँ पे कई मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स डिले हो जाते हैं, 2-3 महीने में आ रहे हैं, लेट हो जाते हैं, 2-3 महीने में आ रहे हैं पीरियड्स। ये भी आजकल लाइफस्टाइल की वजह से हो गया है। आजकल हम बाहर खाना ज्यादा खाते हैं, लड़कियां पूरे टाइम मैदा और पानी गोलगप्पे ये सब भी खाती रहती है, इसलिए पीरियड्स में इसलिए थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। आजकल बच्चे पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हैं, बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गए हैं, कोई उन्हें मतलब नहीं रहता है, सिर्फ फोन पे गेम्स ही खेलते रहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। तो कई दिक्कतें होती हैं जो हमें पीरियड्स के टाइम पे हो सकती है। एक तो मेन जो प्यूबर्टी के टाइम पे होती है, उसे हम प्यूबर्टी मेनोरेजिया बोलते हैं। पीसीओडी एक बहुत कॉमन चीज है जिसमें पीरियड्स चढ़ के आते हैं। फिर कई बार क्या होता है, मेनोपॉज जब आता है उसके पहले 1-2 साल पहले थोड़ा सा ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे पीरियड्स 2-3 महीने तो नहीं आएंगे, फिर एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, जहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम दिक्कत ही आती है, बट हाँ जो मेन एज जो फर्टिलिटी की एज होती है उसमें हम जो दिक्कतें हैं वो कम देखते हैं। जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जो प्यूबर्टी और मेनार्के, मेनोपॉज, इसमें हम ज्यादा दिक्कतें देखते हैं। इसमें क्या कोई गंभीर बीमारी होने का खतरा होता है? जो मेनोपॉज वाला एज ग्रुप होता है, अगर पेशेंट को कई सालों तक मेनोपॉज नहीं हो रहा है, उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं,
तो उसमें हमें पता चलता है कि कई बार रसौली निकलती है, रसौली फाइब्रॉइड निकलता है, अच्छा। है ना, गांठें निकलती अच्छा, हैं, या कई बार क्या होता है कि हमें हाइपरप्लेजिया मिलता है, जो मतलब जहाँ जो बच्चेदानी की परत है वो मोटी हो जाती है, अच्छा। वो मिलती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर जांचें करते हैं, ये देखने कोई कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं हम उसको। कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर परत मोटी है, उसको अच्छा। बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसकी जांच भेजते हैं, नीचे से हम उसका बायोप्सी लेते हैं, अच्छा, हाँ बायोप्सी भेजते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आती है, अच्छा। फिर अगर उसमें बाय चांस कुछ ऐसा आ रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके चलते कोई मेंटली प्रेशर भी कुछ होता है? बिल्कुल, अगर पेशेंट को या बिल्कुल सिर दर्द या कुछ बीमार, अगर पेशेंट को बुखार वगैरह? कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, हाँ। तो बिल्कुल चिड़चिड़ापन, उसकी वीकनेस आ जाती है, क्योंकि अगर इतना हैवी फ्लो हो रहा है, बार बार खून निकल रहा है शरीर से, तो वो तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाएगा, तो बिल्कुल मेंटल प्रेशर और घर में चिड़चिड़ाहट होना, ये सब तो बिल्कुल आम बात है। ये तो थकावट, बुखार, ये सब होता बिल्कुल, है? अब खून की कमी होगी तो थकावट तो होगी, अच्छा, अच्छा। बुखार आना, कमजोरी होना, ये सब इसके बिल्कुल लिए मतलब एक प्रकार से मतलब मेडिकल साइंस में तो है, लेकिन देसी नुस्खे कुछ हो सकते हैं घर पे? देसी नुस्खे, देखिए ब्लीडिंग रोकने के लिए तो ऐसा कोई नहीं, देसी ब्लीडिंग नुस्खे नहीं, मतलब जिस तरह की प्रॉब्लम्स उस टाइम पे होती ये है है। कि अपना जो खाना पीना है वो ढंग का करें, अच्छा। है ना, हाँ, अपना जो रूटीन वर्क है उसमें चेंजेस ना लाएं, अपना स्लीप पैटर्न सही रखें, तो ये फिर थोड़ी चीजें कम हो जाती हैं। अच्छा। चिड़चिड़ाहट कम करने के लिए अपने, जैसे आप कोई बुक्स रीड करते हो तो बुक्स रीड कर लीजिए, फोन पे कोई मूवी लगा लीजिए, जिससे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट कम हो जाए। ये पहले के जमाने में सैनिटरी पैड्स तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे इन सब प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस किया जाता था? देखिए पहले के जमाने में हम कपड़ा, जो औरतें हैं वो कपड़ा यूज करती थी, अच्छा। अब क्या करते थे, वो कपड़ा जो यूज करते थे उसी को धो धो के फिर से पहनती जाती थी लेडीज, है ना, उससे तो तो बीमारी उससे हाँ बड़ा- मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत अफेक्ट करता था। अच्छा। तो पहले का अगर हम देखा जाए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमें सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल सर्वाइकल कैंसर का रेट कम हो गया है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की एक तो वैक्सीन आ गई है ना, गार्डासिल जिसे हम बोलते हैं, अच्छा। या सर्विक्स बोलते हैं, एक वो कारण हो गया। दूसरा सैनिटरी पैड्स आने की वजह से, गंदा कपड़ा यूज नहीं करते हैं तो हाँ। गंदगी नहीं जाती है शरीर में, सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं तो उससे गंदगी नहीं जाती है, सर्वाइकल कैंसर के भी रेट्स कम हो गए हैं। बाकी पेशेंट को भी बेटर लगता है, क्योंकि क्या है, कपड़ा तो एक टाइम के बाद लीक करने लगता है, लेकिन सैनिटरी पैड में ऐसा होता नहीं है कि लीक करें, डिस्पोज करना इजी हो गया है, कपड़े डिस्पोज आप इतना इजी नहीं कर पाते थे, तो वो बिल्कुल फायदा मिला है सैनिटरी पैड से, बीमारियां भी कम हो गई हैं और पेशेंट को भी रिलीफ बेटर मिलता है। अच्छा, ऐसी कौन सी मतलब सजेशंस हैं जो उन्हें फॉलो करने चाहिए उस टाइम पे, इम्पोर्टेंट ऐसे कौन से हैं? देखिए एक तो क्या है कि खाना, उस टाइम ब्लीडिंग होती है तो ऑब्वियसली कमजोरी महसूस होती है, पानी का इंटेक ज्यादा करें, खाना स्वस्थ अच्छा फ्रेश खाना खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, बाहर का थोड़ा अवॉइड करें। ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम थोड़ा मेंटल डिप्रेशन होता है, वो चॉकलेट से सही हो जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा चॉकलेट अपने पास रखिए, तो वो खाते रहिए कभी कभी अगर मन करे तो, जिससे थोड़ा सा वो बिहेवियरल चेंजेस नहीं आते हैं इसमें। हाँ जी, बाकी खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो नॉर्मल है, हर महीने आना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं पीरियड्स का, वो तो आना ही आना है, बस ये थोड़ा सा अपने खाने पीने पे ध्यान दिए, अगर आपका मन कर रहा है बाहर खाने का तो बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, खाना अच्छा खाइए, हाँ लिमिट में, जैसे 5 दिन जैसे पीरियड चलता है तो पहले दिन चले जाइए, तीसरे दिन चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जीव है कि मानती नहीं है ना, जीव नहीं ऐसा नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन खा कोई चटोरा हो गया। वैसे ये आजकल पहले कहा जाता था कि जो पहली डॉक्टर होती थी वो माँ होती थी पहले के जमाने में, और अभी के जमाने में जहां तक ऐसा नहीं देखने को मिलता है, तो आपके अकॉर्डिंग गर्ल्स को सबसे पहला डॉक्टर अपनी माँ को मानना चाहिए या फिर डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए? नहीं, माँ तो पहली डॉक्टर होती ही है। अगर पेशेंट बच्ची के 12-13 साल में पीरियड्स आ रहे हैं, वो जाके भाग के डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, वो अपनी माँ को ही बताएगी कि मुझे ऐसे खून आया या पीरियड्स आए मुझे, जैसा आपने मुझे बताया था, मुझे पेट दर्द हो रहा है, वो पहले अपनी माँ को ही बताएगी, फिर भले ही उसकी माँ डॉक्टर के पास लेके जाए तो वो अलग बात है, लेकिन पीरियड्स आना नॉर्मल है, नेचुरल है, कोई ऐसा नहीं होता है कि पीरियड्स के टाइम पे वो लेकर आ रहे हैं। बस हाँ, कोई दिक्कत हो रही है पेशेंट को कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत तेज पेट में दर्द कर रहा है, तब माएँ लेकर आती है, ना तो ऐसा नहीं है कि माएँ कुछ नहीं करती, माँ ही पहली डॉक्टर होती है, वही उसको पहली नुक्स देती है और सलाह देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना सब बताया लड़कियों के बारे में। नमस्कार।